देखिए बच्चे, यहाँ पे चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सबसे पहले ये समझने कहता है ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल। अब आप कहोगे सर कि बीओपी के अंदर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का क्या लेना देना है? भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब था इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी विद द डोमेस्टिक इकोनॉमी, यानी हर देश एक दूसरे से डील कर सकता है। लिबरलाइजेशन का मतलब था काफी चीजों से रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, फ्रीडम दे दी गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हुआ, बढ़ा, और बीओपी उसी से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ बच्चे की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, कहता है देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज सेल्फ सफिशिएंट। कह रहा है पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब उसे बाहर की किसी कंट्री से कोई चीज लेनी ना पड़े। ठीक है, किसी के पास कुछ है तो दूसरी कंट्री के पास कुछ है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प की क्या पड़ती है, हमेशा जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कहता है एवरी कंट्री इंपोर्ट्स अ गुड दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन देयर ओन कंट्री। जो अपने देश में वो नहीं उगा सकते या अपने प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कहां से इंपोर्ट करना पड़ता है, उन्हें बाहर की कंट्री से करना पड़ता है। ठीक है, when Indians export there is inflow of the foreign exchange from the abroad। मतलब जब इंडिया के लोग बाहर की कंट्रीज में बेचेंगे तो वो हमें पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट किस रूप में करेंगे बेटा, फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा बेटा, यहाँ पे इनफ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करी जाए तो वो क्या होती है, बढ़ती है। और जब इंडिया इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट का मतलब है बाहर से चीजें खरीदेगा, तो जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो हम भी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में करेंगे। तो वहां पे हमारा जो पैसा होगा वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, यानी एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के टाइम पे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाते हैं, रिजर्व्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कहता है एवरी कंट्री रिकॉर्ड्स ऑल दीज ट्रांजेक्शन। और जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, हर एक कंट्री उस ट्रांजेक्शन्स को क्या करती है बेटा, एक जगह पे रिकॉर्ड करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल दीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बीओपी का काम ही क्या है, टू रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। समझ आ गया आप कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की द्वारा की गई जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उस रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। टू नो इट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन। हम ऐसा करते क्यों हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे देश के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी है। गवर्नमेंट चेक इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। व्हाई, क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा? गवर्नमेंट चेक इट्स ट्रेड एंड पेमेंट पॉलिसीज, क्योंकि वो टाइम टू टाइम ये देखती है। देखो अब प्रैक्टिकली सोचो, हमें ऐसा करना क्यों पड़ेगा भाई, मेरे को कोई सामान खरीदना पड़ सकता है फ्यूचर में, तो मेरे को पहले से ये पता होना चाहिए ना कि मेरे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट को पता है कि फ्यूचर में हमें इंपोर्ट करना पड़ सकता है अलग अलग कंट्रीज से, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास होना क्या जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज होना जरूरी है। तो इसीलिए वो टाइम टू टाइम क्या करती है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड बनाती रहती है, जिससे कि उन्हें ये पता रहे कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, कि अगर हमें इंपोर्ट करना पड़े तो हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी एक स्टेटमेंट होती है, उसे क्या बोला जाता है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे रेजिडेंट के द्वारा दूसरे देशों के साथ, कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये एक निश्चित समय में की गई ट्रांजेक्शन होती हैं जिसको हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, और उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कहता ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, डबल एंट्री बुक से। क्यों भाई, इंपोर्ट हुआ पैसा गया, एक्सपोर्ट हुआ पैसा, तो यानी डेबिट क्रेडिट दोनों जगह पे हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, एक तरीके से डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कहता है क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट रिसीप्ट इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इसे याद रख लेना बस, क्या क्रेडिट साइड किसको डिनोट करती है बेटा, पैसे के आने को, कि फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास आया है। और डेबिट साइड किसको करती है, कि पैसा मेरे पास से गया है। अब ये कहां से आया, कैसे हुआ, ये समझ लो। हमने एक रूल पढ़ा था कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, यानी जब पैसा आएगा तो इनकम होगी ना हमारी, तो इनकम है तो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। और जब पैसा जाएगा तो वो क्या है, हमारा खर्चा है, और खर्चा क्या होता है हमेशा डेबिट, तो वो कहां पे चला गया आपका, डेबिट साइड में चला गया। डेबिट साइड रिप्रेजेंट पेमेंट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कहता है ट्रैक द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड। क्रेडिट आइटम, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, और आउटफ्लो मतलब
फॉरेन एक्सचेंज का जाना। ये डेबिट आइटम है और ये क्या है, ये याद कर लेना अच्छे से अभी, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएंगी समझने में भी चैप्टर को। हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री, ये हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल बैलेंस शीट बना के दी जा रही है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पे आपके सामने है ये बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट रिसीप्ट और डेबिट पेमेंट। अब इसके अंदर बेटा दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं हमारे, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है, ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। अभी हम एक एक करके ये चीजें समझेंगे कि पैसा आया कैसे गया कहाँ पे, ठीक है। ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिया गया अकाउंट। अब बीओपी देखो क्या है, इसको ध्यान से समझना। बीओपी को समझने के लिए सबसे पहले आते हैं हम बेटा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट रिसीप्ट्स, ठीक है। रिसीप्ट्स कहाँ पे होती हैं हमारी, क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। क्या है, कहता है नाइदर रिड्यूसेस द असेट्स नर इंक्रीज द लायबिलिटी, यानी करंट रिसिप्ट मेरी वो रिसिप्ट होती है जिनकी वजह से ना तो मेरी असेट्स कम होती हैं ना ही मेरी लायबिलिटी बढ़ती है। रिकरिंग इन नेचर, और इसकी एक पहचान क्या है, ये रिकरिंग होती है, बार बार होने वाली इनकम्स होती है हमारी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट क्या है, आइदर रिड्यूसेस द असेट्स, कैपिटल रिसिप्ट क्या करेगी, ये हो गई बेटा करंट रिसिप्ट, और ये हो गई आपकी, ये क्या करेगी, या तो आपकी असेट्स को कम कर देगी या आपकी लायबिलिटी को, और ये क्या होती है बेटा नॉन रिक्योरिंग। अब इसका एक वैसे प्रैक्टिकल रीजन समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा हमेशा किस लिए किया जाता था, अकाउंटेंसी के प्रोस्पेक्ट से समझते हैं, टू बाय एंड सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स ऐसा नहीं होता, एक एग्जांपल स्टोरी टाइप समझो भाई, अगर हम यहाँ पे हैं तो बिजली का बिल रिक्योरिंग एक्सपेंस है, ठीक है। रिनोवेशन टाइम टू टाइम होती चली जाएगी, साफ सफाई टाइम टू टाइम होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे एसी लगना है तो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, मेरे को इस रूम को बड़ा करना है या कुछ इसमें इंस्टॉल करना है तो वो हो गया, ये पैनल लगाना है तो ये एक फिक्स्ड एसेट्स हो गई। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंस है ये रिकरिंग नहीं होते, लेकिन जो रिवेन्यू जितने भी होते हैं, बेसिकली करंट अकाउंट रिसीप्ट का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, रिवेन्यू वाले जो बार बार होने वाले इनकम्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जाता हूं बेटा करंट अकाउंट पेमेंट के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट अकाउंट है, ना तो ये असेट्स को बढ़ाएगी ना ही लायबिलिटी को कम करेगी, ये भी क्या होगी रिकरिंग, और ये असेट्स को या तो क्या करेगी बेटा बढ़ाएगी या लायबिलिटी को। तो देखो कुछ कुछ डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ये उससे भी रिलेट कर रहे हैं जो हमने गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर किया है, ठीक है। अब करंट रिसीप्ट एंड द पेमेंट, करंट रिसीप्ट में क्या आता है, कहता है रिकॉर्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू द करंट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल सर्विसेज, शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन अ फॉरेन सेक्टर। हमें ये दिखाता है करंट रिसीप्ट। देखो करंट रिसीप्ट क्या है, पहले ध्यान से सुनना, करंट रिसीप्ट वो पैसा है जो कि हमारा रिकरिंग नेचर में आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से असेट्स और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करंट अकाउंट में आती क्या क्या चीजें हैं, ये आपकी बुक में एक पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना इसको अच्छे से। करंट अकाउंट, अभी मैं आपको एक चार्ट भी बना के दिखाऊंगा बाद में। करंट अकाउंट में बेटा सबसे पहले आती है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स, क्योंकि वो विजिबल है। अगर हम मैं इनविजिबल आइटम्स की बात करूं तो परचेज एंड सेल ऑफ अ सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती है हमारी, इनविजिबल होती है, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं, कहता है विजिबल आइटम क्या है, विच अ कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसी इज बाय एक्सपोर्टिंग ऑफ अ गुड्स। भाई पैसा कब आएगा, जब मैं क्या एक्सपोर्ट करूंगा, वहां पे गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। कॉल्ड अ विजिबल आइटम बिकॉज गुड्स कैन बी सीन, टच्ड और मेजर्ड, क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं इनविजिबल की बच्चे, तो सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। इसमें दोनों इनकम आएंगी, फैक्टर इनकम भी और, लेकिन इसको हम देख नहीं सकेंगे। इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। कहता है विच आर मेड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन द रिटर्न, यानी कोई भी ऐसा, क्या है यहाँ पे एक तरीके से कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी इनकम जनरेट कर रहे हैं हम, क्या कि हमारे पास से वो जा रही है लेकिन एक तरफा जा रही है। इंक्लूड्स गिफ्ट्स, रेमिटेंस, ग्रांट्स, जैसे कि अभी आपने कोविड के ड्यूरेशन में देखा कि हमने कई कंट्रीज को अनाज भेजा, तो वो अनाज पैसों के रूप में नहीं भेजा था, दवाइयां भेजी थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी थी। तो ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चे, हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम, कहता है इसका मतलब क्या होता है,
मूवमेंट ऑफ गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन द कंट्रीज नोन एज अ विजिबल ट्रेड। ये याद करना, एमसीक्यूज में भी आएगा और वैसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गुड्स की जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसे क्या बोला जाता है? एक तरीके से विजिबल आइटम का ट्रेड बोला गया है। मूवमेंट इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिशियल्स। यानी जब भी इंपोर्टर एक्सपोर्ट होगा तो एक कस्टम ऑफिस होता है जो कि उसको वेरीफाई करता है कि कितना माल दूसरी कंट्री में जा रहा है और कहां से कितना माल हमारे पास आ रहा है। ठीक है। कहता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल आइटम नोन एज अ इनविजिबल बिकॉज इट कैन बी। इसको हम इनविजिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते। जैसे कि अगर मान लो इंडिया कोई सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है बाहर की कंट्री को, तो कस्टम वाला इसको चेक नहीं कर पाएगा क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है अपने आप में। ठीक है। ऐसे इसके बाद आ गया ट्रैवलिंग का, जितना भी होता है आपका, टूरिज्म, टिकट करा रहे हो, कुछ करा रहे हो, तो ये क्या है? सारे एक तरीके से सर्विसेज है। इनविजिबल आइटम इन अ करंट अकाउंट इंक्लूड, दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज और एक होती है, अब देखो, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके बदले में कोई फैक्टर तो नहीं लगा आपका। फैक्टर क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही होते हैं फैक्टर्स हमारे। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, तो ये क्या है? किससे रिलेट कर रहा है? एंटरप्रेन्योर से रिलेट कर रहा है। तो जो भी इनकम या एक्सपेंस फैक्टर से रिलेटेड होगा बेटा, वो फैक्टर इनकम या फैक्टर एक्सपेंस कहलाएंगे, और जो फैक्टर से रिलेटेड नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन फैक्टर इनकम या नॉन फैक्टर सर्विसेज कहलाएंगे। ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और ट्रांसफर पेमेंट कहता है इंक्लूड गिफ्ट्स, रेमिटेंस, वॉर एंटिमिनिटीज फ्रॉम द डिफीटेड कंट्रीज। अब देखो क्या होता है, जो हम एक मदद के रूप में भेजते हैं, अगर अभी हम प्रेजेंट में बात करें, यूएस जो है एक तरीके से इसराइल को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है, हथियार भेज रहा है, तो वो भी क्या एक तरीके से हेल्प के लिए कर रहा है लड़ाई में। कॉल्ड अनरिटर्न रिसीव्ड बिकॉज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव फॉर फ्री। इसे क्या बोलते हैं? हम अनरिटर्न रिसीव बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको देते हैं ना, तो इसके बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला या कोई भी चीज वापस नहीं मिलने वाली, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? यूनिलेटरल बोला गया है। ठीक है। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट हो गया क्लियर, अब कौन सा आ गया बच्चे यहाँ पे? ये करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? कहता है व्हेन द वैल्यू ऑफ export of goods and services is equals then the value of important goods and services। बैलेंस का मतलब क्या है? when import is equals to, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्या है? बैलेंस्ड है। क्या है? अब अगला आया, करंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा? सरप्लस कब होगा? जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, यानी कि when export is greater than इंपोर्ट, यानी हम बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड गुड्स एंड। उसके बाद सीएडी का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में कब आएगा? इसका अपोजिट कर दो बेटा, क्या? व्हेन इंपोर्ट इज ग्रेटर देन, यानी हम खरीद ज्यादा रहे हैं बाहर से और बेच कम रहे हैं, तो हम किस में जाएंगे? डेफिसिट में। देखो लिखा है when the value of goods and services of export of goods and services less than the value of import। अब कहता है CAS signifies that the nation lender to the rest of the world। ये हमें ये दर्शाता है कि आज हम एक मजबूत पोजीशन में है और हम दूसरे देशों को क्या कर रहे हैं? एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, या दूसरे देशों को हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से CAD जो है, CAD किस चीज को दर्शाएगा? दैट द नेशन इज बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेंडर का मतलब अगर हम सरप्लस में है तो हम दूसरों को उधार दे रहे हैं, और जब हम डेफिसिट में है तो इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या है? हम दूसरों से उधार ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा इनफ्लो, करंट अकाउंट सरप्लस, आउटफ्लो, करंट अकाउंट डेफिसिट। बेसिकली इनफ्लो और आउटफ्लो को भी आप ले सकते हो क्या? अगर आपका बेटा इनफ्लो जो है वो ग्रेटर है किससे? आपके, तो आप किस में होगे? ऑब्वियसली बात है, सरप्लस में होगे। और अगर आपका अपोजिट चल रहा है यहाँ पे कि आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, तो आप किस में होगे? एक तरीके से डेफिसिट में हो जाओगे। ठीक है। फिर आता है कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट। अब करंट अकाउंट आपका क्लियर हो गया, वहां पे अब किस पे आ रहे हैं हम? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे। इसको ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगी। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द, यानी इसके अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो अपने देश के नागरिकों और दूसरे देशों के साथ की जाती है, which cause change in the assets or liability status of the residents of a country or its government।
जिससे कि हमारी या तो असेट्स बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है, या लायबिलिटी बढ़ेगी या असेट्स कम होगी, वो डिपेंड करेगा कि एक्सपेंस है या इनकम है। तो जहां पे भी हमारी असेट्स और लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, उस तरीके की जो रिसिप्ट होती है वो कौन सी कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी हमारी, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट इंक्लूड, इसमें आता क्या क्या है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेट बोरोइंग्स, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। एक एक करके समझते हैं पहले। नेट को हटा दो, तो ये जो एफडीआई वर्ड है ये आप कई बार सुन चुके हो पहले, और पहले जो मैंने नोट्स दिए उसके अंदर है भी एफडीआई और एफआईआई के नाम से, ठीक है, आईडी के नोट्स के अंदर है ये। एफडीआई क्या होता है समझते हैं पहले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर की एक कंपनी आती है बच्चे हमारे यहाँ पे और डायरेक्टली क्या करती है, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती है। कहता है मींस परचेजिंग एन एसेट्स एंड एट द सेम टाइम एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ, एग्जांपल एक्वाइजेशन ऑफ अ फर्म इन वन कंट्री बाय द फर्म इन द, ठीक है, एग्जांपल कहता है इंडियन बायस अ यूके कार कंपनी, इट एंटर्स अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज डेबिट आइटम। अगर मान लो यूके ने कार कंपनी, इंडिया ने क्या करा, यूके की किसी कार कंपनी को खरीदा, तो हमारी असेट्स क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। तो ये कहाँ पे आएंगी बेटा, क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट में आएंगी किसके, आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि इसमें असेट्स चेंज हुई है। एज फॉरेन एक्सचेंजेस फ्लोइंग आउट ऑफ द इंडिया, क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रही है बेटा, बाहर जा रही है, हमारा खर्चा है एक तरीके से, ठीक है। नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या डिफरेंस है, देखो एफडीआई के अंदर और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं एफडीआई की तो हम किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, लेकिन एफआईआई के अंदर या नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम कंपनी को ना खरीद के, कंपनी वो इंडिया की रहेगी, या मान लो इंडियन को इन्वेस्ट कर रहा है तो कंपनी वो बाहर की रहेगी, सिर्फ हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को खरीदेंगे नहीं, हम उसकी कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कहता है इट इज आल्सो द एक्वाइजेशन ऑफ असेट्स बट इट डज नॉट गिव द परचेजर कंट्रोल ओवर द असेट्स। आप एक तरीके से असेट्स ही परचेज करते हो, लेकिन इसमें आपको कोई राइट नहीं मिलता, आप उस कंपनी के ओनर नहीं बनते। एग्जांपल, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय द इंडियन फर्म, एक इंडियन फर्म ने किसी बाहर की कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, आपका नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज फॉलोइंग। अब इसमें भी क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, जब जब आप खरीदोगे और असेट्स लायबिलिटी में फर्क आएगा तो वो आपका आउटफ्लो ही है, तो कहां पे आएगा, डेबिट में ही आएगा वो, ठीक है। अब नेट बोरोइंग्स क्या है, नेट बोरोइंग्स का मतलब लायबिलिटी क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। कहता है इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल बोरोइंग फ्रॉम और टू द अब्रॉड, आल्सो रेफर्स टू अ कमर्शियल बोरोइंग्स। इसमें हमने क्या करा बेटा, बाहर की कंट्री से पैसे को क्या करा है, बोरो करा है, उधार लिया है। नेट बोरोइंग्स रेफर्स टू द गवर्नमेंट एड, और यहाँ पे क्या आता है, नेट एक्सटर्नल एसिस्टेंस। नेट बोरोइंग्स क्लियर हो गई, उधार लेना। नेट एक्सटर्नल एसिस्टेंस का मतलब होता है बेटा मदद के रूप में जो भी हमारे पास आया है, ठीक है। refers to the government aid, multilateral and a bilateral loan as a concessional rate। यहाँ पे आपने पैसा तो लिया, लेकिन सामने वाली गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ के हालात सही नहीं चल रहे, तो हमें क्या करेगी, वो कंसेशनल रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगी, कम दामों के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो उसे बोला जाता है क्या, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी बाहर के कंट्री के द्वारा किसी भी देश को जब मदद दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन क्या है, इसको समझिए। कहता है taken by the monetary authorities in order to keep the balance of payment balance, so called a accommodating item in the balance of payment। कहता है ये बेसिकली जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज है ना, ये करती है बेटा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। क्यों करती हैं, कि जब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बैलेंस नहीं रहता तो उसको बैलेंस में लाने के लिए ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। अभी आगे हम डिटेल में अकोमोडेटिंग और वो डिफरेंस भी पढ़ेंगे। कब होता है, इसके अंदर करते क्या है, कहते हैं यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेल एंड परचेज ऑफ द असेट्स अब्रॉड। ठीक है, क्या किया हमने, कि जब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बैलेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखो बैलेंस ना होने का मतलब ही समझना, भाई हमें दिक्कत कब होगी। तीन कंडीशंस पढ़ी हमने, एक हमने पढ़ा बैलेंस्ड, एक हमने पढ़ा सरप्लस, एक पढ़ा हमने डेफिसिट। तो इन तीन सिचुएशन से दिक्कत कहां पे आएगी, डेफिसिट में। भाई सरप्लस में हूं तब भी दिक्कत नहीं है, बैलेंस में हूं तब भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां पे आई, जब मैं डेफिसिट में हूं। तो डेफिसिट में आने के लिए, पूरा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं लूंगा पैसा उनसे, दूसरा आईएमएफ से लोन लूंगा, या जो मेरे पास असेट्स हैं वो बाहर की कंट्रीज को क्या करूंगा, सेल आउट करूंगा। अब क्रेडिट रिसीप्ट और वहां पे क्या आ गई आपकी डेबिट, ये अभी हम डिटेल में पहले समझ के करेंगे, पूरा हो जाए। अब टाइप्स ऑफ बीओपी है क्या बेटा, दो तरीके के, इक्विलिब्रियम बीओपी और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बीओपी कब होगा, कहता है ऑटोनॉमस रिसीप्ट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू द ऑटोनॉमस पेमेंट। या हम कह सकते हैं कि भाई हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में क्या चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, तो हम किसके अंदर है बेटा, इक्विलिब्रियम में है।
भाई डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशंस पढ़ी हमने, या तो हम किस में जाएंगे, सरप्लस में, या फिर किस में जाएंगे हम, डेफिसिट के अंदर। ठीक है, अब डिसइक्विलिब्रियम बीओपी के अंदर कब कब होगा ये, सरप्लस डेफिसिट। कहता है व्हेन ऑटोनॉमस रिसीप्ट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन द ऑटोनॉमस पेमेंट, यानी जो हमारी रिसीप्ट है वो हमारी पेमेंट से क्या है, एक तरीके से ज्यादा है, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, जब हमारी रिसीप्ट जो है बेटा वो हमारी पेमेंट से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो हम किस में चले जाएंगे, डेफिसिट में चले जाएंगे। अब ये आपको एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन होती क्या है, इसको समझो। कहता है, ये अभी पढ़ी भी थी, कहता है ट्रांजैक्शंस डन बाय अ मॉनेटरी अथॉरिटी टू बैलेंस द बीओपी, ऑफिशियल अनअकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कहता है ऑटोनॉमस रिसीप्ट एंड ऑटोनॉमस पेमेंट गिव राइज टू आइदर डेफिसिट और सरप्लस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहता है जब भी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रिसीप्ट होंगी या ऑटोनॉमस पेमेंट होगी, तो या तो उसकी वजह से सरप्लस होगा या उसकी वजह से डेफिसिट होगा। कहता है द सेंट्रल बैंक में फाइनेंस अ डेफिसिट बाय, अब सेंट्रल बैंक उस फाइनेंस को कैसे करेगा, मान लो कंट्री को डेफिसिट हो गया, तो सेंट्रल बैंक उसमें क्या रोल प्ले करेगा, रिड्यूसिंग रिजर्व फॉर फॉरेन करेंसी बाय बोरोइंग्स फ्रॉम द आईएमएफ, सेलिंग इट्स एसेट्स टू द अब्रॉड, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे तीनों टर्म्स। नोट रिवर्स ऑक्योर्स इन द केस ऑफ अ सरप्लस बीओपी। ये कौन सी कंडीशन है, जब हमें क्या हो रहा है, डेफिसिट। अपोजिट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने की जगह क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हम बोरो करने की जगह उल्टा देना स्टार्ट कर देंगे, सेलिंग एट एसेट्स की जगह हम उल्टा बाहर की कंट्री से खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो उसका अपोजिट हो जाएगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कहता है ऑटोनॉमस क्या है, कहता है बीओपी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अंडरटेकन ऑन इट्स ओन, इट्स इज अ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। देखो बेटा हमने ना ऑटोनॉमस पहले भी पढ़ा है, ऑटोनॉमस हमेशा हमने पढ़ी थी ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी इनकम लेवल जीरो रहने पे भी जो कंजप्शन होती है, इनकम लेवल जीरो रहने पे जो सेविंग होती है, यानी इसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होती है, अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी भी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन होती है ये भी कौन सी होती है, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ तो इसमें कोई ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, मैं तो उधार ले रहा हूँ, तो ये कौन सी हो गई, ऑटोनॉमस हो गई ना एक तरीके से। तो इसमें हमने कोई ट्रांजेक्शन चीजें खरीदी बेची नहीं है, मैं गया मैंने उधार मांगा लोन लिया, तो कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी करी है उसके अंदर मैंने। ठीक है, दूसरी तरफ बच्चे जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है इन्फ्लुएंस बाय द स्टेट ऑफ बीओपी बाय डेफिसिट और सरप्लस इज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम अबव द लाइन और इसको बोलते हैं हम, देखो ये अबव द लाइन होती है ऑटोनॉमस। अबव द लाइन का मतलब जो बीओपी का बैलेंस आता है उससे पहले होती है ये सारी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इसको हम बीओपी को सही करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो बीओपी अनबैलेंस्ड होता है तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से उसको क्या किया जा सकता है, बैलेंस। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, जो बीओपी आने के बाद होती है, यानी सरप्लस या डेफिसिट आने के बाद की ट्रांजैक्शंस है। ये इसीलिए क्या बोला जाता है इसको बेटा, यहाँ पे बिलो द लाइन बोला गया है। ठीक है, तो इसका हमारे बैलेंस करने में हमारा कोई रोल नहीं होगा। अब डिफरेंस पढ़ते हैं एक एक करके। कहता है ऑटोनॉमस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहता है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है किसी भी इकोनॉमिक मोटिव से। एक मोटिव इन्होंने दे दिया, मान लो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अबव द लाइन बोला जाता है। All items in the current account in the balance of payment and the long term capital flows are a autonomous item। यानी जितनी भी आइटम्स आपकी करंट अकाउंट के अंदर होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो होता है जो बाहर से आता है, वो सारी की सारी किस में जाएंगी आपकी, एकोमोडेटिंग क्या है, विच आर मेड टू बैलेंस द डेफिसिट और सरप्लस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया। इसे क्या कहेंगे हम, ठीक है, borrowing from the IMF, drawing from the SDR, borrowing from the central bank of the other countries and accommodating item। उल्टा चला गया पीछे वाले में। इसमें बेसिकली क्या है, बिलो द लाइन का मतलब है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सरप्लस और डेफिसिट को ठीक कर सकते हैं, इनके थ्रू हम नहीं कर सकते क्योंकि ये उससे पहले कर दी जाती है। जैसे हम की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट होता है, भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप कब बनाते हो, जब आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो उसके बाद की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। लेकिन उससे पहले की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, चार्ज टू अकाउंट,
क्योंकि वो हमें चार्ज करनी ही करनी है, क्योंकि उसके बेस पे क्या आएगा आपका बाद में निकल के पीएनएल आता है। तो सेम इसके अंदर है, ये अबव द लाइन है, तो इससे जो भी निकल के आएगा सरप्लस या डेफिसिट, उसको ठीक करने के लिए हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स करेंगे बेटा, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करेंगे। मान लो एग्जांपल समझो, मान लो हम किसके अंदर है बेटा, डेफिसिट के अंदर है। डेफिसिट है मतलब हमारी खर्चे ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है और इनकम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो। हम बोरो कर लेंगे सेंट्रल बैंक से, तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर।